हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। छात्रों, आप सबों को मैं बता दूं कि अभी भी हम लोग उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत जो टॉपिक है उसी पर हम लोग हैं। और मैं उदासीनता वक्र विश्लेषण यानी जिसको हम लोग आईसी एनालिसिस हम लोग शॉर्ट फॉर्म में हम बार बार कर रहे हैं, उसी टॉपिक पर अभी हम लोग बात कर रहे हैं। इस टॉपिक को लेकर, चूँकि ये टॉपिक बड़ा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसमें मैंने लगातार पार्ट 1, पार्ट 2 और इसी तरह से जब तक मैं इससे संबंधित सभी तथ्यों को आप सबों के बीच क्लियर ना कर दूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो किसी भी तरह का परीक्षा हो, चाहे आप बिहार या झारखंड में पीजीटी, टीजीटी या यूजीसी नेट या नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय, इन सभी से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर आपको थ्योरेटिकल पार्ट जो हमारा इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र है, उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस अगर आता है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं लगातार ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सबों से मेरा यही उम्मीद रहेगा कि आप सभी वीडियो को बारीकी से देखें और सीरीज वाइज देखें। अगर आप मान लीजिए पार्ट 1 नहीं देखे और पार्ट 2 देखेंगे तो देखिएगा कि जब मैं पार्ट 2 बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि मैंने पार्ट 1 में ये चीज़ इससे पहले वाले क्लास में ये बता चुका हूँ, तो आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जहाँ मैं एंड किया था वहाँ मैं बताया था कि किस तरह से हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर है, उपभोक्ता संतुलन है, इस पर हमने बात किया था। और साथ ही साथ हमने बजट रेखा या जिसे हम लोग प्राइस लाइन कहते हैं, इस पर हम लोग बात किए थे और ये कैसे चेंजेज करती है या इसमें शिफ्ट होता है, इसी पर हम लोग चर्चा किए थे और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हमने किया था। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि सामान्यतः जब हम आईसी वक्र की बात करते हैं और उपभोक्ता संतुलन की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा देखते हैं कितनी वस्तु होनी चाहिए, 2 वस्तु, यानी यूटिलिटी इज ए फंक्शंस ऑफ एक्स और वाई। और ये दोनों वस्तु कैसी होनी चाहिए? दोनों वस्तु स्वतंत्र होनी चाहिए। लेकिन आर्थिक जगत में बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो संबंधित वस्तु हैं, जिसे हम लोग रिलेटेड गुड्स कहते हैं। और रिलेटेड गुड्स 2 तरह का होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट, जिसको हम या जॉइंट गुड्स भी बोलते हैं। तो अगर इस तरह से अगर वस्तु प्रतिस्थापक या संयुक्त वस्तुएं हों तो वैसी स्थिति में यानी जब वस्तु कैसा हो, संबंधित हो, तो वैसी स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कैसा होगा, कहाँ होगा, इसी पर आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूर्ण प्रतिस्थापक की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। पूर्ण प्रतिस्थापक की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। ओके, तो सबसे पहले यहां मैं बता दूं पूर्ण प्रतिस्थापक क्या है, ये पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तु क्या है। तो इसको आप लोग बार बार मैं कहता हूं, वैसी वस्तु जिनके द्वारा
किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करने के लिए एक के बदले दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। यानी अगर हमको कोई पेय पदार्थ पीना है, अगर हमको कोई पेय पदार्थ पीने की आदत है, अगर हमको कोई भी पेय पदार्थ पीने की आदत है, तो हम या तो चाय पी के काम चला सकते हैं या कॉफ़ी पी सकते हैं। तो ये दोनों वस्तुएं क्या हैं? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप चप्पल और जूता को आप सब्स्टिट्यूट गुड्स के रूप में कह सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि आर्थिक जगत में कोई भी पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तु नहीं है। यह भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए एक ग्राफ बनाते हैं और हम लोग देखते हैं कि अगर ऐसी स्थिति हो तो मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसा होगा। यहां हम लोग देख रहे हैं, ये जो मेरा येलो लाइन मैंने खींचा है, जिसे हम लोग MN नाम दे रहे हैं, ठीक है। यहां हमने लिया है गुड्स X और यहां हमने लिया है गुड्स Y, ठीक है। यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये जितने भी आपको ये लाइन दिख रही है, मान लीजिए इसको आप ले सकते हैं, ये जितने भी व्हाइट वाली लाइन दिख रही है, ये सभी क्या हैं? सभी क्या है? आईसी वक्र हैं। ओके, और आप लोग को पता है जब वस्तुएं पुनः प्रतिस्थापक होती हैं तो आईसी वक्र क्या होती है? एक सीधी सरल रेखा होती है। और क्यों होती है? क्योंकि यहां MRS XY क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये भी आप लोग ये जाते मैंने बता चुका हूं। यहां मेरा क्या है? बजट रेखा MN है, ठीक है। फिर यह भी मैंने बताया था कि उपभोक्ता संतुलन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वह बिंदु है जिसमें उपभोक्ता अपनी दी हुई मौद्रिक आय और वस्तुओं की दी हुई कीमत पर अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है। यानी वैसे दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशंस को प्रयोग करता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि की प्राप्ति होती है, जबकि उसकी मौद्रिक आय और वस्तुओं की कीमत स्थिर होती है। ओके, लेकिन आपको यह भी पता है कि यहां वस्तुएं कैसी हैं? पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तु हैं और उपभोक्ता कोई एक वस्तु को भी प्रयोग करके अपनी आवश्यकता की अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करेगा। तो देखिए, आपको यह भी पता है कि उपभोक्ता संतुलन में उपभोक्ता तब तक प्रयास करता है और कॉम्बिनेशंस को खोजने का प्रयास करता है, बंडल ऑफ गुड्स को खोजने का प्रयास करता है जब तक कि वह अपने ऊंचे उदासीनता वक्र पर ना पहुंच सके, अपने मौद्रिक आय के हिसाब से, अपने मौद्रिक आय के क्षमता के हिसाब से, कैपेसिटी ऑफ मौद्रिक आय के हिसाब से वो सबसे अधिकतम ऊंचे उदासीनता वक्र पर जाता है और अपने संतुष्टि को अधिकतम करता है। अब देखिए, यहां अगर आप देखिएगा, ये मान लीजिए हम लोग इसको नाम देते हैं IC1, ये IC2, IC3 और IC3 है। तो IC जो 3 है इसका सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा IC2 से अधिक होगा, IC1 से अधिक होगा और 4 कर देते हैं इसको, 4 है ना, 4 उदासीनता वक्र हैं
तो यानी आप ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि IC4 उदासीनता वक्र की जो संतुष्टि होगी वो IC3 से अधिक होगी और IC3 की IC2 से अधिक होगी और IC2 की IC1 से अधिक होगी। अब देखिए, अब उपभोक्ता जो है ये कॉम्बिनेशन को भी प्राप्त कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। यानी उपभोक्ता के पास आपके कौन कौन सा पॉइंट है देख लीजिए। ये मान लीजिए हम इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, इसको नाम देते हैं C और इसको नाम देते हैं D। यानी उपभोक्ता के पास चॉइस है कि वो A भी या B, C या D का प्रयोग करे। क्लियर? अब यहां देखिए, अगर हम लोग A पर करते हैं तो वो कौन सा उदासीनता वक्र पर आएगा? IC4 पर, यानी उसकी संतुष्टि सबसे अधिकतम होगी। और अगर D पर वो जाता है, अगर वो D पर रहता है तो क्या हो रहा है? D पर भी उसी मौद्रिक आय के बराबर वो वस्तु को खरीद पा रहा है। उस मौद्रिक आय से जितना वो एक संयोग को खरीदने के लिए, ए मात्रा को खरीदने के लिए जितना वो राशि खर्च कर रहा है, उतना ही राशि डी को प्राप्त करने के लिए भी खर्च कर रहा है। लेकिन उपभोक्ता क्या होता है? एक विवेकशील प्राणी होता है, यानी उसका बिहेवियर कैसा होता है? रेशनल बिहेवियर वाला होता है। तो वो क्या करेगा? अपने अधिक ऊंचे उदासीनता वक्र को, अधिक ऊंचे IC वक्र को चॉइस करेगा। इसीलिए वो क्या करेगा? यहां हम लोग देखेंगे कि उपभोक्ता का जो संतुलन है, उपभोक्ता संतुलन इस रेखा चित्र में उपभोक्ता संतुलन जो होगा वो कहां होगा? आपका A बिंदु पर, A बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन होगा। ठीक है, ओके, क्योंकि ये IC4 पर स्थित है जो कि ऊंची उदासीनता वक्र पर है, इसलिए यहां पर होगा। ठीक है, अब यहां एक चीज और देखेंगे, यहां भी और यहां एक चीज ध्यान देंगे। यहां जो है दो चीज ध्यान देंगे, यहां A या D ही उदासीनता, सॉरी, यहां A बिंदु या D बिंदु ही, A बिंदु या D बिंदु ही उपभोक्ता संतुलन होगा। उपभोक्ता संतुलन होगा। क्यों होगा? ये भी जानते हैं, क्योंकि उपभोक्ता संतुलन जहां पर होता है वहां पर क्या होता है? IC वक्र की ढाल, IC वक्र की ढाल और बजट रेखा की ढाल, बजट रेखा की ढाल क्या होती है? बराबर होती है। तो यहां दोनों जगह बराबर है, A पर भी बराबर है और D पर भी बराबर है। लेकिन हम देखते हैं कि A पर अगर रहने पर वो क्या होता है? ऊंची उदासीनता वक्र पर रहता है, इसीलिए वो A को ही पसंद करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब हम लोग आते हैं दूसरे स्थिति, पूर्ण प्रतिस्थापक वस्तु की स्थिति में एक दूसरा स्थिति भी आ सकती है, उस स्थिति को हम लोग बात करते हैं। ये सभी उदासीनता वक्र है, ये IC1 है, IC2 है, IC3 है और IC4 है। ये उदासीनता वक्र कब है? जब वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन हैं। ओके, अब हम लोग बजट रेखा बनाते हैं। ये जो मेरा एमएन है, ये मेरा क्या है? बजट रेखा है। एमएन मेरा क्या है? इस रेखा चित्र में हम लोग बात करें, ये ऊपर वाले डिस्कशन था। एमएन मेरा क्या है? बजट रेखा है। बाकी सभी IC1, IC2, IC1, IC2, IC3 और IC4 जो है क्या है? IC वक्र हैं, उदासीनता वक्र हैं। और आपको यह भी पता है IC वक्र, IC4 की संतुष्टि अधिक है IC3 से, और IC3 जो है IC2 से अधिक संतुष्टि देगा और IC2 IC1 से अधिक संतुष्टि प्रदान करने वाला उदासीनता वक्र होगा, यह भी पता है।
यहां हम लोग देखते हैं यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट है और यहाँ डी पॉइंट है। तो आपको पता है उपभोक्ता संतुलन जो होगा, उपभोक्ता संतुलन जो होगा वो या तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, लेकिन हो सकता है, लेकिन अगर यहां हम लोग देखेंगे तो इस केस में ए या डी ही होगा, क्योंकि उपभोक्ता अपने बजट रेखा या मौद्रिक आय से सबसे अधिक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और यह भी जानते हैं कि उपभोक्ता संतुलन जहां निर्धारित होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जिस भी पॉइंट पर निर्धारित होता है, वहां आईसी वक्र की ढाल बराबर क्या होती है? बजट रेखा की ढाल होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए देखेंगे ए या डी बिंदु ही क्या होगा? उपभोक्ता संतुलन बिंदु होगा। ओके, ये तो आप लोग सभी जान रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि ए होगा या डी होगा। तो देखिए, ए अगर हम देखते हैं और डी देख रहे हैं तो ए जो है, ए बिंदु पर अगर हम देखते हैं तो ए बिंदु पर किस उदासीनता वक्र पर है? IC1 पर है। और डी बिंदु की बात अगर हम करते हैं, डी बिंदु पर देखते हैं तो किस उदासीनता वक्र पर है? IC4 पर है। आप बताइए कि उपभोक्ता किस बिंदु को उपभोक्ता संतुलन के रूप में निर्धारित करेगा? ऑब्वियसली है कि डी बिंदु होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस बिंदु ए मात्रा को प्राप्त करने के लिए और डी मात्रा को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को समान मात्रा में राशि व्यय करनी पड़ती है। और कोई भी उपभोक्ता अगर वह विवेकशील प्राणी है, रैशनल बिहेवियर करने वाला है, तो वो कोशिश करेगा कि अपनी दी हुई मौद्रिक आय से ऊंचे उदासीनता वक्र वाला बंडल को या गुड्स को प्राप्त करने का प्रयास करे। इसीलिए आप देखिए डी बिंदु क्या होगा? डी बिंदु जो होगा उपभोक्ता संतुलन का बिंदु होगा। और उपभोक्ता डी पर खरीदेगा, यानी उपभोक्ता क्या करेगा? अगर यहां देखेंगे तो यहां किस वस्तु को खरीदेगा? उपभोक्ता एक्स वस्तु को खरीदेगा। ध्यान दीजिएगा। और पहले वाला केस में उपभोक्ता किस वस्तु को खरीदेगा? इस वाले केस में उपभोक्ता किस वस्तु को खरीदेगा? वाई वस्तु को खरीदेगा। यह भी एक क्वेश्चन आपको देखा जा सकता है। अगर इस तरह से ग्राफ बना करके दे तो आप समझ सकते हैं कि पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु है तो कोई एक ही वस्तु का उपभोग करेगा उपभोक्ता, तो इसलिए वो भी पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस वस्तु का वो प्रयोग करेगा, वो भी आप देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं संबंधित वस्तु में। एक तरह का वस्तु है जिसको हम लोग कहते हैं पूरक वस्तु या संयुक्त वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, ये हम लोग बात करते हैं। तो आपको यह भी बता दें कि पूरक वस्तु या जो जॉइंट वस्तु होता है वो किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं। यानी जब कोई दो वस्तु मिलकर या कहेंगे एक साथ किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि पूरा करते हैं, तो वे दोनों वस्तु क्या कहलाते हैं? पूरक या संयुक्त वस्तु कहलाते हैं। ये तो मैं बार बार पढ़ाते समय बताया हूं आप लोग को। जब भी आप लोग को मैंने मार्गदर्शन करने का प्रयास किया है तो मैंने ये बताया है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हमको परिवहन व्यवस्था का लाभ लेना है, हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और अगर हम अपना बाइक का इस्तेमाल करते हैं, मोटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पेट्रोल भी चाहिए और बाइक भी चाहिए, तभी हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर हमको लिखना है तो हमको पेन भी चाहिए और इसका इंक भी चाहिए, तभी हम लिखावट का काम कर सकते हैं। तो ये सभी वस्तु, इस तरह के वस्तुएं क्या हैं? पूरक वस्तुएं हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास मोबाइल है और प्लस सिम नहीं है, सिम उसमें नहीं लगा हुआ है, तो आप बात
नहीं कर सकते हैं। तो ये भी वस्तु आप कह सकते हैं क्या है, पूरक वस्तुएं हैं। अब देखते हैं पूरक वस्तु की स्थिति में आपको पता है, ये तो आप लोग को पता है, पूरक वस्तु की स्थिति में आईसी वक्र कैसा होता है, आईसी वक्र कैसा होता है, एल आकार का होता है, एल आकार का होता है। ये इस तरह का आईसी वक्र होता है और उपभोक्ता इसी जगह पर अपना संतुलन को निर्धारित करने का प्रयास करेगा, क्योंकि अगर यहां अगर है तो केवल एक वस्तु का प्रयोग कर रहा है और इधर एक वस्तु का प्रयोग कर रहा है। जब तक दोनों वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेगा तब तक वो सेटिस्फेक्शन को, उस आवश्यकता विशेष की संतुष्टि को नहीं पूरा कर सकता है। इसीलिए जब भी होगा इसी बिंदु पर संतुलन निर्धारित होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका उपभोक्ता संतुलन कैसे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। देख लीजिए, यहां हो गया गुड्स एक्स और यहां होगा गुड्स वाई। ये मान लीजिए मेरा बजट रेखा है, तो एक उदासीनता वक्र ये भी हो सकता है, IC1, IC2 और IC3। तो देख लीजिए, अगर उपभोक्ता की मौद्रिक आय mn है, mn क्या है मेरा बजट रेखा है, तो वो इसको भी खरीद सकता है, ए भी, बी भी, सी भी, डी भी और ई भी खरीदेगा। लेकिन आपको पता है कि ए और बी को वो अगर खरीदता है तो एक पॉइंट पर वो केवल किसका प्रयोग कर रहा है, केवल किसका प्रयोग कर रहा है, वाई का। और सी बिंदु पर अगर है तो वो केवल एक्स वस्तु का प्रयोग कर रहा है, जबकि हमें एक्स और वाई दोनों को मिलाकर ही प्रयोग करना है, क्योंकि ये पूरक वस्तुएं तभी हमारी संतुष्टि पूरा हो सकती है। तो यहां आप देखिए, या तो डी पॉइंट, डी या बी या ई ही मेरा क्या हो सकता है, संतुलन बिंदु हो सकता है। अब देखिए, डी बिंदु पर अगर वो चॉइस करता है तो इससे क्या साबित हो रहा है कि वह अपने समस्त मौद्रिक आय का प्रयोग नहीं कर रहा है और इस तरह से उपभोक्ता संतुलन का जो मान्यता है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। उपभोक्ता संतुलन को जानने के लिए उपभोक्ता अपनी दी हुई मौद्रिक आय और वस्तुओं की दी हुई कीमत पर अपने समस्त आय को खर्च करके जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशंस का प्रयोग करने का प्रयास करता है, वही उसका क्या होता है, जिसमें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है और वही उपभोक्ता संतुलन होता है। तो यानी हम ऐसी स्थिति में देखते हैं डी तो उसका क्या होगा, नहीं होगा, यानी डी के जगह में वह आगे ऊंचे उदासीनता वक्र पर जाने का प्रयास कर, ऊंचे आईसी वक्र पर जाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, क्योंकि डी जो है नीचे उदासीनता वक्र पर है और उसकी मौद्रिक आय उसको ये कैपेसिटी देती है, उसे ये क्षमता प्रदान करती है कि वो IC1 से ऊपर वाले उदासीनता वक्र जाने का प्रयास कर सकता है। तो वो इस तरह से वो उदासीनता वक्र को खोजता जाएगा और अंततः कहां पहुंचेगा, IC2 पर पहुंचेगा। और IC2 पर पहुंचने पर हम देख रहे हैं कि बी बिंदु जो है यही उसका उपभोक्ता संतुलन बिंदु होगा। ठीक है, ई बिंदु नहीं होगा, क्योंकि ई बिंदु उसकी मौद्रिक आय से उसको खरीदने लायक उपभोक्ता योग्यता नहीं रखता है, एबिलिटी नहीं है, इसीलिए ई कॉम्बिनेशंस को वो नहीं खरीद सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं बी बिंदु जो है हमारा यही उपभोक्ता संतुलन बिंदु है। ओके, यहां तक आप सभी समझ गए होंगे, यहां तक आप सभी समझ गए होंगे। ओके, तो अगर मान लेते हैं आज जो अभी मैंने जो बात किया आप सबों के बीच, वो था कि अगर संबंधित वस्तु हो तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कैसा होगा, इसकी जानकारी आपको मैंने देने का प्रयास किया हूं। ओके, हम लोग आज बात करते हैं अब उपभोक्ता संतुलन में अगर हम लोग किसी भी तरह का बदलाव आता है तो उसको हम लोग अगर देखेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं वस्तु की कीमत में परिवर्तन का क्या उपभोक्ता संतुलन पर प्रभाव पड़ेगा, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। वस्तु की कीमत
वस्तु की कीमत में परिवर्तन का, वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव, वस्तु की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, इसको हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसको ध्यान से दीजिएगा। अभी तक हम लोग उपभोक्ता संतुलन में क्या बात किए हैं कि दी हुई मौद्रिक आय और वस्तु की कीमत दी होने पर क्या देखते हैं, उपभोक्ता किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदता है या खरीद रहा है, इस पर, या कौन सी वस्तु को खरीदता है, इस पर हम लोग बात किए हैं। लेकिन अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, हमारा जो प्रयास है वो है कि यदि आय, ओके, वस्तुओं की कीमत, ओके, या वस्तु की कीमत माने एक की कीमत या दोनों की कीमत, ध्यान दीजिए, दोनों की कीमत में परिवर्तन आए, इसका उपभोक्ता के द्वारा वस्तुओं की मात्रा खरीदने में क्या प्रभाव आता है, हम उसे देखने का प्रयास करेंगे। यानी या इनकम बदल जाए, या एक वस्तु की कीमत बदले, या दोनों वस्तु की कीमत में परिवर्तन आ जाए, तो वैसी स्थिति में उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मात्रा खरीदने में क्या प्रभाव आता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे और यहां यह भी देखेंगे कि इस तरह का जब भी वो किसी भी तरह का परिवर्तन आता है तो इस दौरान हमेशा वो क्या व्यवहार करता है, एक विवेकशील व्यवहार करता है। उपभोक्ता रैशनल बिहेवियर वाला जो हमारा मान्यता है उसको ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि कोई भी उपभोक्ता इस तरह का परिवर्तन होने के बावजूद भी उसका उद्देश्य होता है उपभोक्ता संतुलन क्या हो, अधिक हो, या आप इसी को कहते हैं अपना संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करेगा। किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन आए लेकिन उसका एक ही उद्देश्य रहेगा कि किस तरह से उसका उपभोक्ता संतुलन या संतुष्टि अधिकतम हो, यही उसका मेन उद्देश्य होता है। तो अगर इस तरह का चेंजेज आता है तो हम लोग किसने तरह का परिवर्तन देखेंगे, 3 तरह के प्रभाव हम लोग देख सकते हैं। कितने तरह का प्रभाव देख सकते हैं, 3 तरह का प्रभाव इसके कारण आ सकता है। और पहला जो उसमें प्रभाव दिखाई पड़ेगा वो क्या प्रभाव है देख लीजिएगा। यदि उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन आ जाए लेकिन अन्य बातें स्थिर रहें। यानी यहां क्या देख रहे हैं, अगर डेल्टा एम वाई मॉनेटरी इनकम, ये डेल्टा हम लोग चेंज के लिए देखते हैं, यानी मौद्रिक आय बढ़ भी जाए या मौद्रिक आय घट भी जाए, ये स्थिति आए, लेकिन प्राइस ऑफ एक्स रिमेन कांस्टेंट और प्राइस ऑफ वाई रिमेन कांस्टेंट, ये बदले नहीं। इसके अलावा अन्य जो भी
मान्यता है वो स्थिर रहें, तो ऐसी स्थिति में जब भी देखेंगे तो उपभोक्ता की क्या आता है, जब भी मौद्रिक आय में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की स्थिति पहले से बेहतर या खराब हो सकती है, पहले से बेहतर या खराब हो सकती है। और इसके प्रभाव को जानने के लिए जो हम लोग बात करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। यानी जब हम लोग इसको देखेंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं इनकम इफेक्ट। यानी मौद्रिक आय में परिवर्तन आ जाए और इसके कारण उपभोक्ता की स्थिति पहले से बेटर ऑफ भी हो सकता है या वर्स ऑफ भी हो सकता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं इनकम इफेक्ट। और इस तरह के प्रभाव को हम लोग कहते हैं इनकम इफेक्ट। ओके, दूसरा जो हम लोग बात करते हैं, दूसरी जो स्थिति है वो स्थिति क्या हो सकती है, देख लीजिएगा। वस्तुओं की कीमत बदल जाए, यानी प्राइस ऑफ एक्स भी बदले या प्राइस ऑफ वाई में भी परिवर्तन आए, और साथ ही उपभोक्ता की आय, ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता की मौद्रिक आय भी उसी समय बदल जाए, उसी समय बदल जाए। यानी एक साथ कीमत भी बदल रहा है और साथ ही साथ उपभोक्ता की मौद्रिक आय भी बदल जाए, तो इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम यह होगा, इसका परिणाम यह होगा कि उपभोक्ता पहले से न तो अच्छी स्थिति में हो और न खराब स्थिति में हो। यानी क्या हुआ, देख लीजिए, हम लोग यहां बात कर रहे हैं उसकी मौद्रिक आय भी बदल रही है और साथ ही प्राइसेस भी बदल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर जैसे प्राइस कम होता है तो मौद्रिक आय भी कम हो गया, अगर प्राइस बढ़ गया तो मौद्रिक आय भी बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखेंगे कि उपभोक्ता की स्थिति पहले से ना तो अच्छी स्थिति में होगा और ना खराब स्थिति में होगा, यानी उपभोक्ता जैसे का तैसे स्थिति में रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, लेकिन क्या होगा, लेकिन यहां उसका व्यवहार क्या रहेगा, लेकिन यहां उसका व्यवहार यह रहेगा कि वह उस वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदेगा, उस वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदेगा जिसका सापेक्षिक कीमत क्या हो, कम हो। यानी दो वस्तुओं में जिस वस्तु का प्राइस रिलेटिवली उसको कम लगे उसकी मात्रा को वो बढ़ाएगा। यानी इसको आप यहां दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वो क्या करेगा, सापेक्षिक रूप से सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु के स्थान पर के जगह पर क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। यानी सापेक्षिक रूप से वो जिस वस्तु का कीमत कम रहेगा उसको खरीदेगा, इसका मतलब है कि वो क्या करेगा, सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु की जगह में प्रतिस्थापित करेगा। ओके, और इसी इफेक्ट को हम लोग जानने के लिए जो बात करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट या प्रतिस्थापन प्रभाव। यानी हम लोग जब भी एसी लिखेंगे तो आप समझ जाएगा वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरा पॉसिबिलिटी, तो देख लिए। अब
तीसरा पॉसिबिलिटीज क्या होता है प्राइस चेंजेज होने पर, वो भी हम लोग बात करते हैं। ऐसा हो सकता है एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, या तो प्राइस ऑफ एक्स में परिवर्तन हो या प्राइस ऑफ वाई में परिवर्तन हो, ध्यान दीजिएगा, और उपभोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर रहे। ध्यान दीजिए, उपभोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर रहे, तो ऐसी स्थिति में वह पहले से बेहतर या पहले से खराब स्थिति में पहुंच जाए। ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, क्या बात हो रही है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, यानी डेल्टा पी एक्स या डेल्टा वाई हो, और उपभोक्ता की मौद्रिक आय स्थिर रहे, तो ऐसी स्थिति में वह पहले से बेहतर या पहले से खराब स्थिति में पहुंच जाए। ठीक है, यह स्थिति हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उपभोक्ता का क्या बिहेवियर रहेगा? ऐसे में उपभोक्ता, यानी ऐसी स्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा, न केवल वस्तुओं की मात्रा को रीअरेंज करेगा, यानी प्रतिस्थापन प्रभाव के मुताबिक काम करेगा। यानी क्या करेगा, सस्ती वस्तु को महंगी वस्तु की जगह प्रतिस्थापित करेगा, बल्कि साथ ही साथ क्या करेगा, अपनी आय प्रभाव के मुताबिक, यानी आय प्रभाव के हिसाब से क्या करेगा, वस्तुओं की मात्रा में भी परिवर्तन करेगा। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों का काम करेगा। और क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है तो क्या काम करता है, सस्ती को महंगी के स्थान पर क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। और इनकम इफेक्ट में क्या करता है, इनकम इफेक्ट जब भी होता है तो क्या करता है, दोनों वस्तुओं की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो देखिए, जब भी इस तरह की स्थिति है कि या तो प्राइस ऑफ एक्स में परिवर्तन हो या प्राइस ऑफ वाई में परिवर्तन हो, लेकिन जो मेरा मनी इनकम है वो कांस्टेंट है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के सामने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का भी काम आती है, वो चेंजेस करता है, और इनकम इफेक्ट, ये दोनों का मिला जुला इंपैक्ट पड़ता है वस्तु उपभोक्ता की स्थिति पर, और वो क्या करता है, वो काम करता है। और इस तरह के प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस इफेक्ट कहते हैं, या कीमत प्रभाव कहते हैं। तो तीन तरह की जो प्राइस चेंजिंग के कारण तीन तरह की जो स्थितियां आएगी, वो आप सबों के बीच में मैंने बताया कि कैसे इनकम इफेक्ट आया, कैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आया, और कैसे प्राइस इफेक्ट आया। ये तीनों अभी हम लोग बात किए हैं, लेकिन अब लोग इस पर हम लोग अभी अलग से फिर से देखेंगे कि इनकम इफेक्ट होने पर क्या स्थिति आती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होने पर क्या दिखाई पड़ती है हमको, कैसे काम होती है, फिर प्राइस इफेक्ट पर भी हम लोग बात करेंगे। अब यहां हम लोग एक चीज और देखने स्थिति देख लेते हैं, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मेरी वीडियो को पूरी तरह नहीं देखते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं,
तो आप सही आंसर नहीं दे सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको, अभी जो मैं तालिका बनाने जा रहा हूं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप ना नेग्लेक्ट ना करें, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। देखिए यहां हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ इफेक्ट, ठीक है। यहां हम लोग देखते हैं मुद्रा आय या मनी इनकम, ठीक है। यहां हम लोग देखते हैं कीमत और यहां हम लोग देखते हैं वास्तविक आय। तो ध्यान दीजिएगा, एक मैं तालिका बना रहा हूं, इस तालिका को आप एकदम ध्यान से देखिएगा तो आपको कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। देखिए यहां देखिए, हम लोग यहां लेते हैं सबसे पहले आय प्रभाव या इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट में मनी इनकम पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप जानते हैं ये इसमें परिवर्तन आता है। आय प्रभाव में क्या है, वस्तु की कीमत स्थिर रहती है लेकिन उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आता है, ठीक है। यहां देखिएगा कीमत क्या रहेगा, इनकम इफेक्ट जब भी है तो यहां कीमत क्या रहता है, स्थिर रहता है या कांस्टेंट रहता है। यहां ये क्या होता है, चेंजेज होता है। वास्तविक आय क्या होगा, ये भी परिवर्तन होगा या चेंजेज आएगा। ध्यान दीजिए, जब इनकम इफेक्ट होता है तो आय में परिवर्तन होता है यानी आय चेंजेज होता है, लेकिन प्राइस कांस्टेंट रहता है। लेकिन चूंकि आय बदल रहा है इसीलिए रियल इनकम भी क्या होगा, चेंजेज होगा। वास्तविक आय को हम लोग यहां रियल इनकम आप बोलिएगा, जानते हैं। और ये तो हो गया आपका प्राइस हो गया। अब देखिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को लेते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव को लेते हैं। तो प्रतिस्थापन प्रभाव में मौद्रिक आय क्या होता है, हम लोग अभी बात किए थे, परिवर्तन होता है यानी चेंजेज होता है। कीमत भी क्या होता है, यहां परिवर्तन होता है, चेंजेज होगा। और वास्तविक आय क्या होता है, यहां देखिएगा स्थिर रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। मैंने बात किया था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो और साथ ही साथ वस्तु की कीमत में भी परिवर्तन हो, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता ना तो पहले से बेहतर स्थिति में जाता है ना तो खराब स्थिति में जाता है, यानी उसकी रियल इनकम क्या रहती है, स्थिर रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये चीज ध्यान देगा। नेक्स्ट आते हैं प्राइस इफेक्ट भी जब बात करते हैं तो प्राइस इफेक्ट में क्या होता है, मौद्रिक आय स्थिर रहती है। ध्यान दीजिएगा, प्राइस इफेक्ट अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे जिसमें कांस्टेंट रहती है, लेकिन कीमत में क्या होता है, परिवर्तन आता है, यानी क्या होता है, चेंजेज आता है। इसके कारण क्या होता है, मेरा वास्तविक आय भी क्या होगा, परिवर्तन होगा या चेंजेज होगा। तो ये तालिका को आप ध्यान दीजिए कि किस स्थिति में, किस परिवर्तन में क्या होता है। अगर पूछा जाए आय प्रभाव की स्थिति में कीमत पर क्या क्या कैसा रहता है तो स्थिर रहता है। अगर मौद्रिक आय में क्या होता है तो परिवर्तन होता है, वास्तविक आय में क्या होता है तो परिवर्तन होता है। तो ये मेरा उद्देश्य था कि आप इस तालिका को अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए ताकि आपका कभी भी गलत होने का चांसेस नहीं रहे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता है इस तरह से तो आप इसको बना
सकते हैं। तो ये तालिका को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अब हम लोग थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, एक इनकम इफेक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी 10 मिनट हम लोग अभी और देख सकते हैं। तो आय प्रभाव हम लोग देखते हैं। आय प्रभाव की जब भी बात किए थे तो सबसे पहले मनी इनकम में क्या हुआ था? मनी इनकम में क्या हुआ था? परिवर्तन। ओके, कीमत क्या था? कीमतें क्या थी? स्थिर। वास्तविक आय यानी रियल इनकम क्या था? परिवर्तन। यस, देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए, अगर इस तालिका को देखिए, देखिए परिवर्तन, स्थिर, परिवर्तन, है ना? देख लीजिए, मैं वही लिखा हूं, परिवर्तन, स्थिर, परिवर्तन, यानी ये भी चेंजेज होती है और ये कांस्टेंट रहता है और ये क्या होता है? चेंजेज होता है। अब हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे और इनकम इफेक्ट समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। ठीक है, देखिए इनकम इफेक्ट, ये सभी मेरा क्या है? बजट रेखा है। क्योंकि ग्राफ जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था, जिस तरह से वर्क होता है उस तरह से अगर हम बनाएंगे तो हम ग्राफ को सही नहीं बना सकते हैं। हम अपने सुविधा अनुसार ग्राफ बनाते हैं, लेकिन प्रोसेस जो प्रक्रिया होती है थोड़ी डिफरेंट होती है। ये IC1 है, IC2 है, IC3 है। ओके, और ये मेरा बजट रेखा है। मान लीजिए AB है, ये A1 B1 है और ये A2 B2 है। ठीक है, अब देखिए यहां मुझे A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु की प्राप्ति होती है। तो एक बार हम यहां चार्ट में लिख देता हूं, AB, A1 B1 एवं A2 B2 मेरा क्या है? बजट रेखा या प्राइस लाइन है। IC1, IC2 एवं IC3 मेरा क्या है? उदासीनता वक्र हैं। ओके, अब देखिए प्रारंभ में, अभी हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग से। प्रारंभ में उपभोक्ता संतुलन, प्रारंभ में उपभोक्ता संतुलन B बिंदु पर है। मान लीजिए प्रारंभ में उपभोक्ता संतुलन कहां है? B बिंदु पर है, क्योंकि और उपभोक्ता किस उदासीनता वक्र पर है? IC2 उदासीनता वक्र पर B बिंदु पर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो क्लियर है। मान लेते हैं कि प्राइस ऑफ X कांस्टेंट, प्राइस ऑफ X कांस्टेंट, प्राइस ऑफ Y कांस्टेंट, लेकिन चेंज यानी किस में हो रहा है? मनी इनकम में हो रहा है, और मनी इनकम मेरा क्या हो रहा है? घट गया, कम हो गया। यानी मनी इनकम जैसे ही मेरा कम हो जाएगा, मेरा या उपभोक्ता का बजट रेखा AB से बदलकर क्या हो जाएगा? A1 B1 हो जाएगा। ठीक है, होगा, ये तो सभी पता है, सभी को पता है ये तो। अब देखिए जब बजट रेखा A1 B1 होगा तब उपभोक्ता संतुलन जो है क्या होगा? बदल कर कौन सा बिंदु होगा? बिंदु A होगा। क्या होगा? बिंदु A होगा। ठीक है, अगर इसके बाद फिर देखते हैं, यदि बजट रेखा बदलकर A2 B2 हो जाए, A2 B2 हो जाए, ये कब होगा? कब होगा? जब मेरा मनी इनकम बढ़ जाए, मौद्रिक आय बढ़ जाए, जबकि हमारी वस्तुओं की कीमतें स्थिर हों। तो ऐसी स्थिति में हमारा उपभोक्ता संतुलन क्या होगा?
उपभोक्ता संतुलन जो होगा वो बदल करके कौन सा बिंदु हो जाएगा, सी बिंदु हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहां देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे ही उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन होता है जबकि वस्तुओं की कीमत स्थिर रहती है, तो ऐसी स्थिति में उसका मॉनेटरी इनकम तो बढ़ता है, साथ साथ रियल इनकम में भी परिवर्तन होता है। जैसे ही उसका मौद्रिक आय कम होगा तो रियल इनकम भी कम होगा। तो देख लीजिए वो दोनों वस्तुओं की मात्रा में क्या करता है, कमी करता है। इसकी एक्स की मात्रा में इधर कमी करता है और y की मात्रा में इधर आ जाता है। यानी पहले ये कॉम्बिनेशंस को प्रयोग कर रहा था, अब x का ये और y का ये प्रयोग करेगा। अब देखिए जैसे ही उसकी मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है तो उसका पॉइंट सी पर चला जाता है उसका उपभोक्ता संतुलन, और उपभोक्ता x का ये मात्रा और y का ये मात्रा इस सी बिंदु पर इस कॉम्बिनेशंस को प्रयोग करता है। तो यहां देखिए उसकी दोनों की मात्रा बढ़ाता है। यानी ऐसी स्थिति में क्या होती है, परिवर्तन जो होता है उपभोक्ता संतुलन में, जो परिवर्तन आता है मौद्रिक आय में परिवर्तन होने के कारण, तो उपभोक्ता पहले से बेहतर या पहले से खराब स्थिति में पहुंच जाता है। अगर मौद्रिक आय में कमी हो आएगा तो पहले से वो खराब स्थिति में आएगा, यानी कम मात्रा को खरीदेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कम मात्रा वाला संयोग को खरीदेगा। और जबकि जैसे मौद्रिक आय बढ़ जाएगा तो वो पहले से अधिक कॉम्बिनेशंस को खरीदेगा, यानी ऊंची उदासीनता वक्र पर जाएगा, इसलिए उसकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हम लोग बात कर रहे थे इनकम इफेक्ट की। ओके, तो इनकम इफेक्ट जब भी आता है तो उपभोक्ता की स्थिति पहले से बेहतर या खराब स्थिति हो सकती है इनकम में परिवर्तन होने से। अब हम लोग देखते हैं इस रेखा चित्र को देखने के पश्चात एक देखते हैं जितने भी उपभोक्ता संतुलन प्राप्त होते हैं, जितने भी उपभोक्ता संतुलन प्राप्त होते हैं उन बिंदुओं को मिला देने से, उन बिंदुओं को मिलाने से हमें क्या प्राप्ति होती है, आईसीसी वक्र की प्राप्ति होती है, जिसे हम लोग कहते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व या आय उपभोग वक्र कहते हैं। यानी सभी पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन इनकम इफेक्ट जो होती है उसको मिला देने से जो रेखा मिलती है उसको इनकम कंजम्पशन कर्व या आईसीसी वक्र कहते हैं। तो देखिए ए को मिला दीजिए बी से, बी को मिला दीजिए सी से, तो इस तरह से मुझे इस तरह से एक लाइन मिलेगा, इसी को हम लोग कहते हैं आईसीसी वक्र। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन कभी कभी आता है कि आय प्रभाव के फलस्वरूप, यानी आईसीसी, ध्यान दीजिए आईसीसी की उत्पत्ति कब होती है। अगर आईसीसी कहां से निकलता है, डेराइव होता है, तो आप सीधे कहेंगे आय प्रभाव के फलस्वरूप। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां हम लोग देखते हैं कि आय प्रभाव जो है, आय प्रभाव जो है सामान्यतः धनात्मक होता है। यानी सामान्य वस्तु के केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में आय प्रभाव जो होगा, इनकम इफेक्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और आईसीसी वक्र जो होगा हमेशा बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होगा। ये भी आप ध्यान दे दीजिएगा। ओके, यानी धनात्मक होता है, इसका मतलब है कि आय बढ़ने पर वस्तु की मात्रा या डिमांड बढ़ाएगा और आय घटने पर वस्तु की मात्रा घटाएगा। तो देख लीजिए मैं अभी बात किया था, जैसे ही मेरा बजट रेखा ए बी से बदलकर A1 B1 मौद्रिक आय कम होने से हुआ था, तो दोनों की मात्रा में क्या आया था, कमी आया था। और वहीं ए बी से बदलकर A2 B2 हो गया था, जब उसकी मौद्रिक आय बढ़ गई थी तब क्या किया था, दोनों की मात्रा को वो बढ़ा दिया था। देख लीजिए एक बार फिर से रेखा चित्र को देखिए, देख लीजिए जैसे ही मेरा बजट रेखा यहां से ये वाला पोजीशन में चला जाता है, ए बी से मेरा A1 B1 होता है, तो दोनों की मात्रा क्या होता है, कम होता है। देखिए, और जैसे ही ए बी से A2 B2 होता है तो दोनों वस्तुओं की मात्रा में वो क्या करता है, वृद्धि होता है। यानी ये वाला जो हम लोग स्थिति बात कर रहे थे अभी
कि आय बढ़ने पर ये वाला स्थिति जो आप देख रहे हैं ये हमको दिखाई पड़ती है, इसीलिए हम कहेंगे कि आय प्रभाव क्या होती है, धनात्मक होती है। ओके, तो आज हम इसी जगह वीडियो को अंत करते हैं। इसी के बाद यहीं से हम आगे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तो आप इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसको भी देखिए। अभी इतने ही हम स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज जो मैं आप लोगों से बात की ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इम्पोर्टेंट है। आप इसको ध्यान से देखिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसी तरह का जो वीडियो मैं नए नए बनाऊंगा टॉपिक वाइज जैसे जैसे आगे बनाता जाऊंगा और आप तक आप आसानी से ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि नया वीडियो आ गया है, सर ने बना लिया है, तो आप काइंडली क्या कीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन में ऑल को क्लिक करेंगे। अन्यथा आपके पास ये पता नहीं चलेगा कि मैंने इसके बाद वाला वीडियो बनाया है या नहीं। ओके, तो इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जोहार।